हेलो एवरीबॉडी, मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आज का वीडियो हम लोग शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों को समर्पित। हर कोशिश हमें कुछ नया सिखाती है। क्या कहा मैंने? हर कोशिश हमें कुछ नया सिखाती है, हर असफलता एक नई राह दे जाती है। जो समेटता है इनको एक साथ, वही एक दिन पहुंचता है कामयाबी के शिखर पर। तो हर असफलता, हर कोशिश हमको कुछ न कुछ सिखाती है। इसलिए नाकामयाबी से घबराना नहीं है, असफलताओं से घबराना नहीं है। वो आपको कुछ न कुछ सिखा के जाएगी और फिर उसके बाद में आपको अवश्य ही कामयाबी मिलेगी। इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो बहुत विशेष है। आज है रासायनिक विज्ञान पर महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि आज के क्वेश्चन केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड हैं और रसायन विज्ञान के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो कि आज हम लोग यहाँ पर मिशन कंपटीशन के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके अलग अलग कैटेगरीज है ना। एनवायरनमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, केमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, भौतिकी फिजिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपकी हर तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके यौगिक हैं? गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके यौगिक हैं? राइट। तो क्या ये क्लोरीन के यौगिक हैं, नाइट्रोजन के यौगिक हैं, सल्फर के यौगिक हैं या फास्फोरस के यौगिक हैं? तो आप सब केमिस्ट्री पढ़ते हैं। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर का यदि आप एम्पेरिकल फार्मूला देखोगे, राइट, यदि आप गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर का यदि आप केमिकल फार्मूला देखोगे, एम्पेरिकल फार्मूला देखोगे, तो उन सब के अंदर आपको क्लोरीन नज़र आएगा। इसका मतलब ये क्या है? क्लोरीन के यौगिक हैं। ये नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस के यौगिक नहीं है, ये क्लोरीन के यौगिक हैं। मेलाथियोन क्या है? मेलाथियोन क्या है? क्या ये एक रंजक है, डाई है? क्या ये एक कीटनाशक है? क्या ये एक विटामिन है या कार्बोहाइड्रेट है? वापस से बोल रहा हूँ, मेलाथियोन क्या है? क्या ये कोई एक रंजक डाई है या एक कीटनाशक इंसेक्टिसाइड है या विटामिन है या कार्बोहाइड्रेट है? तो याद रखना, मेलाथियोन एक पोटेंट इंसेक्टिसाइड है। ये एक बहुत अच्छा कीटनाशक है ना। टिड्डों वगैरह को मारने के लिए भी इसका यूज़ होता है मेलाथियोन का। याद रखना, मेलाथियोन, टिड्डे वगैरह जब आक्रमण करते हैं, आपने सुना होगा, तो ये पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो मेलाथियोन का उपयोग एक कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो आंसर कौन सा हुआ? दैट इज कीटनाशक। नेक्स्ट, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? क्या इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का है, न्यूट्रॉन का है या हाइड्रोजन न्यूक्लियस का है? तो याद रखना, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है यदि पूछते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या हाइड्रोजन न्यूक्लियस का, तो याद रखना कि अधिकतम द्रव्यमान जो होता है वो न्यूट्रॉन का होता है। अधिकतम द्रव्यमान किसका है? न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन से भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है। पीतल किससे बनता है? पीतल किससे बनता है? तो पीतल जो है वो हमेशा याद रखना, तांबा और टिन नहीं, तांबा और टिन, तांबा तो होता है लेकिन टिन नहीं होता है। टिन और सीसा नहीं, टिन और सीसा दोनों ही नहीं होते हैं। पीतल किससे बनता है? तांबा और जिंक। यस, तांबा और जिंक मिलकर और क्या बनाते हैं? कॉपर एंड जिंक मिलकर और पीतल बनाते हैं। तांबा, टिन और जिंक, ये टिन आ गया, ये गलत है। तो तांबा और जिंक मिलकर ही क्या बनाते हैं? पीतल बनाते हैं। क्लियर? नाउ, तीव्र सीसा विषाक्तन को भी कहते हैं। तीव्र सीसा विषाक्तन, ये जो लेड टॉक्सिसिटी है ना, तीव्र सीसा विषाक्तन को क्या कहते हैं? तो तीव्र लेड टॉक्सिसिटी, हाई लेड टॉक्सिसिटी को, लेड टॉक्सिसिटी को प्लम्बिज्म कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं? प्लम्बिज्म। प्लम्बिज्म के नाम से उसको जाना जाता है, प्लम्बिज्म, है ना। तीव्र सीसा विषाक्तन किसको कहते हैं? तो तीव्र सीसा विषाक्तन प्लम्बिज्म को कहा जाता है, प्लम्बिज्म। ठीक है,
तीव्र शीशा विषाक्तन किसको कहते हैं, लेड टॉक्सिसिटी किसको कहते हैं, प्लम्बिज्म को कहते हैं। याद रखना। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही। इमेजिन करो कि एक मेटल है और वो कुछ समय तक खुली हवा में पड़ा रहा, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, हरे कार्बोनेट की परत बन गई, तो वह धातु कौन है। तो आपने सुना होगा कि कॉपर के ऊपर, कॉपर को यदि आप कॉपर से बना हुआ कोई चीज़, कोई यूटेंसिल, कोई बर्तन, यदि आप उसको खुली हवा में रख दो तो उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन जाती है। तो कॉपर होना चाहिए आंसर। देखते हैं कॉपर है कहीं, सिल्वर नो, ये कॉपर ये रहा, एल्यूमिनियम भी नहीं और जिंक भी नहीं। तो याद रखना वह धातु जब जिसको खुले में रखने पर उस पर हरे कार्बोनेट की एक परत बन जाती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, दैट इज़ कॉपर कह देते हैं। तो आंसर कॉपर होना चाहिए। लोहे को जंग लगता है। देखिए लोहा जब नमी होती है तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उस पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो लोहे को जंग लगता है किसके कारण, ऑक्सीकरण के कारण। यस, क्योंकि जंग लगने की क्रिया लोहा जब क्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ में तभी तो क्या लगता है, जंग लगता है। तो ऑक्सीकरण की क्रिया, कार्बोनेटीकरण की प्रक्रिया नो, अपशक्लन के कारण या संक्षारण के कारण। तो लोहे को जंग लगता है जब लोहा ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो उस पर क्या लगता है, जंग लगता है। जब लोहा ऑक्सीकरण के साथ में क्रिया करता है तो जंग लगता है, तो ऑक्सीकरण के कारण। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है। अयस्क समझते हैं ना, आयरन ओर। अब लौह अयस्क जो होते हैं, लौह अयस्क वो दो तरीके होते हैं, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है। कौन कौन से, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है, आयरन और कौन सा है, बॉक्साइट नो, मैग्नेटाइट यस हो सकता है मैग्नेटाइट, लिग्नाइट नहीं होता है, नाइट्राइट नहीं। आपसे लौह अयस्क पूछा है आयरन और, तो आयरन और तो दो ही, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। अब हेमेटाइट तो अपने को दे नहीं रखा है, हेमेटाइट दे नहीं रखा है, तो क्या दे रखा है, मैग्नेटाइट दे रखा है। तो अपने ऑप्ट करेंगे किसको, मैग्नेटाइट को। 8वें का जो ऑप्शन है वो दूसरा सही है। नेक्स्ट, हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है। हीरे का 1 कैरेट, राइट, जैसे सोने का कैरेट होता है ना, तो हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है। तो हीरे का 1 कैरेट 200 mg के बराबर होता है, 200 मिलीग्राम के बराबर होता है कहीं, ये रहा। हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है, 200 mg के बराबर होता है। अधातुओं, नॉन मेटल्स में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है। भंगुरता मतलब समझते हो, ब्रिटलनेस, चालकता यानी कि कंडक्टेंस, राइट, तन्यता यानी कि डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी ये क्या होता है, आघात वर्ध्यता, राइट। भंगुरता तो समझते हो तुम, भंगुरता का तो मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी चीज़ को नॉन मेटल्स वगैरह को तुम हथौड़ी से या हैमर से स्ट्रक करोगे तो बिखर जाएंगे पूरा, तो वो भंगुरता हुई। कंडक्टेंस तो आप जानते ही हो। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई मेटल जिसको कि आप डिफरेंट शेप दे सकते हो। और मेलिबिलिटी का मतलब होता है जिनसे वायर बनाए जा सकते हैं। तो अधातुओं में से इनमें से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है। तो बाकी सब तो धातुओं के गुणधर्म है, ये तो कौन से मेटल्स के गुणधर्म हो गए। ये जो है वो कौन सा है, भंगुरता। ब्रिटलनेस जो है वो नॉन मेटल्स का गुण है कि आप उसको स्ट्राइक करोगे तो वो बिखर जाएगा। आर यू गेटिंग। तो अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है, तो भंगुरता, ब्रिटलनेस पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है ना। तो वो कौन सी, अवसादन के द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा, ऊर्ध्वापातन द्वारा या आसवन द्वारा।
तो याद रखना ऊर्ध्वापातन इसका आंसर होना चाहिए, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के प्रक्रिया के द्वारा, राइट। सब्लिमेशन का जो प्रोसेस होता है, राइट, उसको किसी ठोस को किस में बदल देते हैं हम लोग, किसी ठोस को गैस में बदल दिया जाता है, किसी ठोस को गैस में बदल दिया जाता है, राइट। किसी ठोस को गैस में बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए उसको किसी ठोस को गैस में बदल देते हैं, तो वो क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। तो आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग कर सकते हैं हम किससे, अवसादन के द्वारा हम नहीं कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन के द्वारा, राइट, या फिल्ट्रेशन के द्वारा नहीं कर सकते हैं, हम सब्लिमेशन के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है सब्लिमेशन के द्वारा, ऊर्ध्वापातन विधि के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है, जब जल रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ में मिलता है तो उसे क्या कहते हैं। एक चीज़ याद रखना, जब जल किसी रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ में मिलता है तो उसको हाइड्रेशन कहते हैं। वापस से बोल रहा हूँ, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ में जुड़ता है तो उसको हाइड्रेशन कहते हैं। तो देखो, कार्बोनेशन, विसिलिकेशन या जल योजन या ऑक्सीकरण। तो जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ में मिलता है तो उसे हाइड्रेशन कहते हैं। हाइड्रेशन ही तो हिंदी में क्या कहलाता है, जल योजन, हाइड्रेशन कहते हैं इसे। हाइड्रेशन तो थर्ड होना चाहिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ में मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो हम हाइड्रेशन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टली ठोस नहीं है, निम्न में से कौन सा क्रिस्टली ठोस नहीं है। देखिए, क्रिस्टली ठोस नहीं है तो नमक तो एक क्रिस्टली ठोस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, शर्करा भी है, कॉपर सल्फेट भी है, लेकिन रबड़ क्योंकि चेंज हो सकता है ना, रबड़ चेंज हो सकता है, इसलिए वो क्रिस्टली ठोस नहीं है, अक्रिस्टलीय ठोस है ना, अक्रिस्टलीय, नॉन क्रिस्टलाइन होगा। तो नमक, शर्करा और कॉपर सल्फेट तो क्रिस्टली ठोस है, और ये जो रबड़ है वो अक्रिस्टली ठोस है ना, नॉन क्रिस्टलाइन होता है, रबड़ होना चाहिए। आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस, राइट, आग को बुझाने के लिए जो प्रयुक्त गैस होती है वो हमेशा याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आग को बुझाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वो कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है, नियॉन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आग को बुझाने के लिए जिस गैस प्रयुक्त होती है वो कौन सी है, CO2 है। जल के BOD का मान क्या होता है, BOD क्या है। BOD एक तरीके से पॉल्यूटेड वाटर का ज़्यादा होता है। BOD क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना, राइट। प्रदूषित जल की BOD क्या होती है, ज़्यादा, और साफ जल की BOD क्या होती है, कम होती है। तो ये कार्बनिक कचरे की मात्रा, नो। जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीकरण की मात्रा, यस, ऑक्सीजन की मात्रा। जैव रासायनिक बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन काम में आ रही प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा है, क्या वो BOD है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, देखो, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। जैव रासायनिक अपचयन के लिए, नो, अपचयन के लिए नहीं होना चाहिए, राइट। और जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ओजोन की मात्रा, ये ओजोन कह रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन कह रहा है। तो सबसे सटीक जो आंसर है वो होना चाहिए जैव, BOD क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, राइट, उसको हम क्या कहते हैं, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त, राइट, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं, BOD कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस स्वरूप है। तो शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस स्वरूप है। अमोनिया, नो, कार्बन डाइऑक्साइड यस, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन नहीं। तो शुष्क बर्फ किसका ठोस स्वरूप है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस स्वरूप है। क्लियर। सो दोस्तों, आज मिशन कंपटीशन के अंदर हम लोगों ने
रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, इनको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। सो मिशन कंपटीशन में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक 8 बजे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में।